Myself, Parveen Kumar, Assistant Professor, बैकुंठ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी, बिहार। आज मैं आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अर्थात अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात इसमें हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है क्या। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर स्टेटमेंट व्हिच कम्युनिकेट इन बिहेवियरल टर्म्स द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अर्थात कहने का मतलब है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमेशा व्यवहारिक शब्दों में ही लिखे जाते हैं तथा इस उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य कह सकते हैं इसे, और इसको शिक्षण के पश्चात हम अपने उद्देश्यों का मूल्यांकन इसके माध्यम से करते हैं। इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट को इनपुट दिया जाता है जो शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, और शिक्षक उस दौरान अपने उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, जिसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। देन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस, जिसे कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया कक्षा के अंदर इस दौरान संपन्न की जाती है। आफ्टर दैट शिक्षक स्टूडेंट के अंत व्यवहार की जांच करते हैं। पहले चरण में हम देखते हैं कि स्टूडेंट का इनपुट बिहेवियर जो है, एंट्री बिहेवियर की जांच करते हैं, फिर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, और अंतिम चरण है स्टूडेंट का आउटपुट, जिसे टर्मिनल बिहेवियर के रूप में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आफ्टर दैट इसका मूल्यांकन भी हम करते हैं कि मेरे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अनुरूप अंत व्यवहार है या नहीं। अगर नहीं है तो पुनः हम इस प्रक्रिया को सुधार कर अब स्टार्ट करते हैं। इस अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन के दौरान कुछ बातों पर फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, जिसमें है स्पेसिफाई व्हाट द स्टूडेंट्स शुड लर्न टू डू। छात्र को क्या सीखना चाहिए, इस पर फोकस करना है। दूसरी बात आती है कि शिक्षक के लिए यह दिशा निर्देश का भी काम करता है। शिक्षण कार्य के दौरान यह शिक्षक को एक समय सीमा के अंदर अपने प्रकरण को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर सेटर के लिए भी यह अपना एक अहम योगदान देता है। कहने का अर्थ है कि इसके 3 आयाम हैं। 3 तरह से शिक्षण प्रक्रिया को यह प्रभावित करता है। ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट को, टीचर को और क्वेश्चन पेपर सेटर को, तीनों के लिए यह मददगार साबित होता है। अब इस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को या अनुदेशनात्मक उद्देश्य को 2 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। एक है जनरल ऑब्जेक्टिव और दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव अर्थात सामान्य उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विशिष्ट उद्देश्य। जनरल ऑब्जेक्टिव हमेशा विषय से संबंधित होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्रकरण से संबंधित होता है, जो किसी कक्षा विशेष में शिक्षण किया जाता है। जनरल ऑब्जेक्टिव को अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि दीज आर वेरी जनरल स्टेटमेंट व्हिच डिस्क्राइब इन इम्प्लिसिट टर्म्स द ओवरऑल एम ऑफ टोटल एजुकेशनल प्रोसेस। यह हमारे पूरी शैक्षिक प्रक्रिया का एक लक्ष्य होता है, जो बहुत ही स्पष्ट भाषा में वर्णित नहीं होता है। ये एक सामान्य कथन है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य हमेशा व्यवहारिक शब्दावली में व्यक्त किया जाता है, एवं इससे ऐसा माना जाता है कि यह ऑब्जर्वेबल परफॉर्मेंस विद्यार्थियों का है, जिससे आप कह सकते हैं कि यह अवलोकित किया जा सकता है और मापा जा सकता है विद्यार्थियों की उपलब्धियों को, या उसने जो अंत व्यवहार दिखाया है। इसे विशिष्ट उद्देश्य के रूप में समझा जा सकता है। अब विशिष्ट उद्देश्य लेखन के अलग अलग स्कीम या अप्रोचेज हैं, जिसमें से मेगर स्कीम, मिलर स्कीम एंड RCM स्कीम। तीनों स्कीमों की चर्चा यहाँ सिर्फ आएगी। यहाँ पे हम फोकस करेंगे RCM स्कीम। RCM स्कीम का फुल फॉर्म है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, जिसे बनाया है, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है RCM, जो भारतीय परिस्थितियों में ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। RCM स्कीम के अंतर्गत या RCM अप्रोच के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य लेखन के दौरान मूलतः हम लोग 4 आयामों के अंतर्गत इसका विशिष्ट उद्देश्य का लेखन करते हैं, जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, ये चारों आयाम आते हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और
सृजनात्मकता। इन चारों आयामों के अंतर्गत हमें कुछ बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है कि विशिष्ट उद्देश्य के दौरान, लेखन के दौरान छात्र का प्रविष्टि व्यवहार किस प्रकार है। देन आफ्टर ध्यान देना है कंटेंट, टॉपिक एंड लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी गिवन बाय द टीचर्स, जो दिया जा रहा है शिक्षण के दौरान। इसके बाद हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर फोकस करते हैं कि अब क्या हमारा अधिगम उद्देश्य होना चाहिए, और यह ऑब्जेक्टिव हमेशा एक्शन वर्ब्स, क्रियात्मक शब्दों में ही लिखे जाने चाहिए, या इसे RCM अप्रोच में मेंटल एबिलिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्शन वर्ब्स जो हैं अलग अलग लेवल्स में, नॉलेज लेवल में दो हैं, रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल, जैसे पहचान और प्रत्याशमन करना। अंडरस्टैंडिंग लेवल में टोटल 7 हैं, जिसे कह सकते हैं सेइंग रिलेशनशिप, संबंध देखना, उदाहरण देना, साइट एग्जाम्पल्स, भेद करना, वर्गीकरण करना, अर्थापन करना, पुष्टि करना, सामान्यीकरण करना। ये सारी बातें इसमें आती हैं जो मेंटल एबिलिटीज़ के टोटल इसमें 17 हैं। जैसे फिर क्रिएटिविटी का अगर हम देखें तो एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन को इसके अंतर्गत डाला गया। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी चारों आयामों को समझ सकते हैं। नॉलेज लेवल में हम देखेंगे सबसे पहला उदाहरण, द लर्नर एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यह विशिष्ट उद्देश्य लेखन के तरीके इसी फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए RCM अप्रोच के अनुसार। अंडरस्टैंडिंग लेवल को अगर देखा जाए तो कहेंगे कि द लर्नर इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फंक्शन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, द पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एप्लीकेशन लेवल की बात की जाए तो द लर्नर इज एबल टू इन्फर अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांट्स। एंड लास्ट वन, क्रिएटिविटी, द लर्नर इज एबल टू एनालाइज द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इन चारों लेवलों के विशिष्ट उद्देश्य लेखन के तरीके यही। अगर हम इसे हिंदी में व्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं छात्र पौधों के विभिन्न भागों की पहचान कर सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाएं तो कहेंगे छात्र कैलिक्स और कोरोला तथा फ्लावरिंग प्लांट्स के अन्य भागों में अंतर स्थापित कर सकेंगे। एप्लीकेशन लेवल की बात करें तो कह सकते हैं कि छात्र नए पौधों की उत्पत्ति के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता स्तर की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि छात्र पौधों के विभिन्न भागों का विश्लेषण कर सकेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य लेखन के यही आयाम है। इसी तरह से विशिष्ट उद्देश्य लेखन को किया जाना चाहिए। धन्यवाद।